हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण सेक्शन गुप्त और गुप्तोत्तर काल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी और जो विद्यार्थी एमपी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जो चैनल पर नए जुड़े हो वह चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, शुंग, गुप्त या मगध? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी गुप्त वंश। जो गुप्त वंश था यह अपनी कलाकृतियों के लिए या साहित्यिक के लिए प्राचीन काल में क्या स्वर्ण युग कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। नगरों का कार्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की, प्रतिहार युग की, राष्ट्रकूट युग की या सातवाहन युग की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी गुप्त काल की। अगला प्रश्न देखते हैं। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? राजवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्पभूतिवर्धन या नरवर्धन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पुष्पभूतिवर्धन। यानी पुष्पभूतिवर्धन द्वारा पुष्पभूति वंश की स्थापना की गई थी। यानी पुष्पभूति भूति वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्पभूतिवर्धन के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राजवर्धन या नंदवर्धन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हर्षवर्धन। यानी जो हर्ष पर वर्धन वंश की जो शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक किसे माना जाता है? हर्षवर्धन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगिरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कन्नौज में। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया था? महाकश्यप, ह्वेनसांग, राजवर्धन या दिवाकर मित्र? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, दिवाकर मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? हर्षगुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों दामोदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तक्षशिला को, विक्रमशिला को, नालंदा को या मगध को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नालंदा को। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख, बांसखेड़ा लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या ह्वेनसांग के वर्णन से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी एहोल अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य एक युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख एहोल अभिलेख से यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? गौतम बुद्ध, मैत्रेय, शिव पार्वती या सूर्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शिव पार्वती। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित, प्रियदर्शिका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो हर्षचरित जो है या बाल भट्ट द्वारा लिखी गई है। बाल भट्ट द्वारा हर्षचरित की रचना की गई है। बाकी जो तीनों नाटक दिए गए हैं या किसके द्वारा लिखे गए हैं? हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय या भास्कर वर्मा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, शशांक। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? कृष्णदेवराय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा या दिक्कादेवराय वोडेयार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग, तुंग कुआन, ई पेन ऊ या ए सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताइसुंग। अगला प्रश्न देखते हैं। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या सी यू की रचना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जिस समय भारत में ह्वेनसांग आया था, जाते समय उसने अपनी एक जीवनी लिखी थी जिसका क्या नाम था? सी यू, यानी यू की, सी यू की। ये इसकी रचना थी किसकी? ह्वेनसांग की थी। इसी कारण यह जो थी मानी गुप्तोत्तर काल की इतिहास की जानने की एक महत्वपूर्ण है स्रोत है, जिससे हमें हर्ष के पीरियड की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसी कारण आज भी ह्वेनसांग को भारत में याद किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसे प्रदान किया गया था? फायान, इत्सिंग, ह्वेनसांग या मेगास्थनीज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ह्वेनसांग। इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स मतलब होता है, इसे विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाल भट्ट, वाल्मीकि या व्यास? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल भट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? फिरदौसी, बाल भट्ट, वारामिहिर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, बाल भट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? बाल भट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या बिंदुसार? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं। मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? हरिवर्मा, सर्ववर्मा, ईशान वर्मा या अवंती वर्मा? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, हरिवर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, कन्नीज, इसी को हम लोग कन्नौज के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज, यानी कन्नौज, पुरुषपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कन्नौज। अगला प्रश्न देखते हैं। मैत्रक वंश का संस्थापक भट्टारक,
सी यज्ञद्वितीय, पुष्पभूति या यशोवर्मन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भट्टारक। अगला प्रश्न देखते हैं। मैत्रक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ध्रुवसेन प्रथम, ध्रुवसेन द्वितीय, विग्रहपाल या सुलेमान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ध्रुवसेन द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न है, गौड़ वंश का प्रमुख शासक था? विजयसेन, शशांक, ग्रह वर्मा या कृष्णगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, शशांक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समान परिस्थिति में किसे उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकारी माना जाता है? पुत्र को, पुत्रियां या पुत्र वधुएं या स्त्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पुत्रियों को, यानी समान परिस्थितियों में स्त्री धन का जो प्रथम उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, उसकी पुत्रियों को। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तोत्तर काल की सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई थी, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई थी, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई थी या तांत्रिक क्रियाओं में वृद्धि हुई थी। तो पूछ रहा है कि गुप्तोत्तर काल की जो सामाजिक कंडीशन थी उनमें से कौन सा का स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि ना होकर इस समय क्या हुआ था, विकेंद्रीकरण हुआ था। यानी सत्ता का क्या हुआ था, विकेंद्रीकरण हुआ था। विकेंद्री यानी विकेंद्रीकरण हुआ था सत्ता का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि न होकर केंद्रीय नियंत्रण क्या हुआ था, सामंतों के हाथों में धीरे धीरे शक्ति क्या हुई थी, हस्तांतरित होती जा रही थी। जो सेंटर का राजा हुआ करता था वह सामंतों की सेना पर अब धीरे धीरे निर्भर होने लगा था। तो इसलिए यह स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अत्यंत नहीं है? चंडाल, रजक, नट, पवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रजक। यह क्या है, या चंडाल जाति में नहीं शामिल किया जाता इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्राकृतिक सिद्धांत नहीं है? मेघातिथि, विघ्नेश्वर, नारद, जीव मूतवाहन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मेघातिथि ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रेशम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हुएन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर गुप्तकालीन अभिलेखों में प्रयुक्त निम्न शब्दों में से कौन राजस्व से संबंधित है? भाग, भोग, उट्टंग या उपरिकर। तो आपको राइट आंसर देना है। एक और दो सही है, एक और चार सही है, एक दो और चार सही है, एक दो तीन और चार सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी भाग, भोग और उपरिकर जो है या कर राजस्व के शब्द थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पाणिनि पुष्प से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर होगा एक और दो, दो या तीन, केवल दो तीन या एक, दो और तीन। तो आप राइट आंसर होगा तीन, यानी जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित थे, इन्हीं के कवि थे और इन्हीं के समकालीन थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनिमय पत्र, समान या सामंत द्वारा अपने अधीन
अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो जो हुंडी था वह क्या होता था, विनिमय पत्र होता था। यानी एक हुंडी दूसरे स्थान पर देने पर वहां क्या हो जाता था, रुपए प्राप्त हो जाता था। इसी को विनिमय पत्र कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और दौड़वाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं भूमाप को। विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण या धार्मिक अनुष्ठान गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, भूमाप को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चील किस लिए विख्यात है? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, या उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, या बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी जो नगर थे घंटाशाला, कदूरा, चील, ये किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले या गुप्तोत्तर काल के प्रमुख बंदरगाह थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वस्तु, वास करने योग्य भूमि, क्षेत्र, खेती की उपयुक्त भूमि, खिल, नहीं जोते जाने वाली भूमि, अपराहत, जोती गई भूमि। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? 10 शिलालेख, प्रयाग प्रस्तुति, एरण शिलालेख, या हाथी गुम्फा शिलालेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 10 शिलालेख से। तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए